हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो अपने चैप्टर का नेम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल ही बेसिक है, सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। यानी कि हम 9th में क्या पढ़ के आए हैं, 10th में क्या पढ़ के आए हैं, कुछ लॉज हैं जो केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और फिर अपना जो मेन जो चैप्टर है जहाँ से स्टार्ट होगा वो मोल कंसेप्ट से होता है। तो उससे पहले हमें चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ होती है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो लेट्स चैप्टर स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो मुझे केमिस्ट्री की डेफिनेशन आनी चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो अगर मैं सिंपली वे में कहूँ तो केमिस्ट्री इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट द इंट्रैक्शन बिटवीन द मैटर। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मैटर के बीच में इंट्रैक्शन जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इसकी जो एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो क्या है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर के कंपोजिशन के बारे में, कि कितने अमाउंट में, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, यानी कि 1:8 में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और मैटर की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ते हैं। और मैटर की जो प्रॉपर्टी, हमारे पास फिजिकल और केमिकल दोनों तरह की प्रॉपर्टी आएंगी, वो दोनों ही हम पढ़ेंगे। एंड द चेंजेस विच द मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड द लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस। ठीक है, यानी कि वो सारे चेंजेस जिसके अकॉर्डिंग जो मैटर है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, वो सारी कंडीशंस हम पढ़ेंगे और वो लॉज पढ़ेंगे जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, मैटर के ऊपर जो कंडीशंस लग रही है उनको, जो चेंज कर रही है उसको, वो लॉज हम पढ़ेंगे, कौन कौन से लॉज इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो मैं सिंपली वे में बोल सकती हूँ कि केमिस्ट्री का मतलब होता है कि हम क्या करें, मैटर के इंटरेक्शन को पढ़ें कि मैटर के अंदर एक्चुअल में है क्या। मैटर की जो पूरी स्टडी होगी ना, वो क्या कहलाएगी, केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, तो अपने पास आता है कि इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री कौन कौन से क्या है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले अपने पास आता है सप्लाई ऑफ फूड, फूड की सप्लाई करना। ठीक है, तो उसके अंदर केमिस्ट्री का कहाँ यूज़ है। ऐसे नहीं होता कि जैसे ही हमने गेहूं की खेती की है तो सारे गेहूं हमने एक बार में ही, एक दिन में ही खाने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनको गेहूं को स्टोर करके रखते हैं अपने घर में, ताकि हम 1 साल तक उसको यूज़ कर सके, जब तक नई फसल के गेहूं नहीं आ जाते। तो उसको जहाँ पे स्टोर किया जाता है, बड़े लेवल पे स्टोर किया जाता है, तो वो बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, वहाँ पे स्टोर करने के लिए केमिकल्स यूज़ होते हैं, ताकि जो गेहूं है उनके अंदर नमी ना आ सके। तो वो जो चीज़ें हैं जो उसको स्टोर करके रखेंगी, जो हमने मैटर या केमिकल्स वहाँ पे यूज़ किए हैं, वो सारे कहाँ से आते हैं, केमिस्ट्री से आते हैं। फिर है कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ, यानी कि ये बेटर हेल्थ के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा है कि बहुत सारे वैक्सीन्स बन चुकी हैं, तो उनके अंदर अलग अलग हमारे पास केमिकल्स यूज़ हो रहे होंगे। वैक्सीन्स के अंदर जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो जिससे बन रही हैं, वो किस केमिकल्स से बन रही होंगी। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास यानी कि केमिस्ट्री से ही बनती है। फिर आते हैं सेविंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को हम सेव कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट को मैंने कैसे सेव किया, मैं पॉलीथीन्स वगैरह का कम यूज़ कर दूँ या ऐसी चीज़ें यूज़ करूँ जिससे कि पॉल्यूशन कम हो जाए। तो उन सबको करने के लिए भी हमारे पास साइंस की ब्रांच केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। फिर है इंक्रीज इन कंफर्ट, प्लेजर्स एंड लग्जीरियस। कंफर्ट, प्लेजर एंड लग्जीरियस में कैसे केमिस्ट्री यूज़ हो रही है, जैसे मैंने मेटल, गोल्ड है, गोल्ड का मैं के जो आभूषण बन रहे हैं, गोल्ड की जितनी भी, गोल्ड धातु से, सोने की धातु जितने भी आभूषण बन रहे हैं उसको हम पहनते हैं। तो वो जो गोल्ड है वो एक मेटल है, वो हमें मिली कहाँ से, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिली है, मिनरल से, ओर से मिली है। तो वो उसको भी वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए जितनी भी कंडीशंस या फिर जो हम उसके ऊपर रूल्स अप्लाई करेंगे, मेथड्स अप्लाई करेंगे, वो भी किससे रिलेटेड है, केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। फिर उसके बाद अपने पास आता है न्यूक्लियर एज और एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी में जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो भी किससे हैं, केमिस्ट्री से है। फिर अपने पास है एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज हमारे पास, चाहे आप प्लास्टिक की इंडस्ट्री लगा लो, चाहे आप कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री लगा लो, या फिर आप खाद्य की, मतलब फूड वगैरह की लगा लो, किसी भी चीज़ की आप लेते हो इंडस्ट्री, तो उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो हमारे पास कहाँ से आएगा, साइंस की ब्रांच केमिस्ट्री से आएगा। ठीक है, फिर अपने पास है कि प्रॉब्लम्स कोज्ड बाय प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जितनी ज़्यादा प्रोग्रेस में हो रही है, जितनी ज़्यादा इससे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उससे हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। जैसे कि पॉलीथीन्स बैग्स का ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो सीवरेज सिस्टम को भी बिगाड़ रहा है। एंटीबायोटिक्स हैं, वो
हमें इन्फेक्शियस डिजीज से तो बचाती हैं, लेकिन अगर हम उसका ओवरडोज यूज़ करें तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। इंसेक्टिसाइड्स हैं, उसका हम यूज़ करते हैं फूड के अंदर, यानी कि अपने क्या बोलते हैं, अनाज को उगाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करें ताकि इंसेक्टिसाइड मर जाएं। तो वो इंसेक्टिसाइड्स केमिकल से बने हैं, वो जैसे ही अपने अनाज के ऊपर डलेंगे तो अनाज के अंदर भी केमिकल्स मिल जाएंगे, जिससे कि पशु पक्षी कोई भी अगर उसको खाता है तो उनकी जो प्रजाति या स्पीसीज है वो भी नष्ट होने की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर है न्यूक्लियर एनर्जी इज यूजफुल बट डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट पोजेज अ सीरियस प्रॉब्लम इन टू ह्यूमिनिटी, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी यूजफुल है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए जितने भी इसके अंदर मतलब बनाते टाइम जितने भी वेस्ट उसके अंदर से निकल रहा है, उसको हमें उस वेस्ट को भी हमें नष्ट करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है, उससे पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है या और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो उसके वो भी क्या है कि केमिस्ट्री के लिए प्रॉब्लम है, यानी कि केमिस्ट्री वहाँ पे भी जितनी ज़्यादा यूज़ हो रही है प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रही है। फिर उसके बाद अपना चैप्टर यहाँ से मेन स्टार्ट हो जाता है। अब है व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है? 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि मैटर क्या होता है। कोई भी चीज़ जो स्पेस रखती है या फिर जिसका खुद का मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है। मैटर क्या होता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है या जिसका खुद का मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। मैटर को हम अपनी जो सेंस है जैसे कि टच करके, फील करके, स्मेल करके हमें मैटर का पता चल जाता है। अब कोई हमसे ये पूछता है कि क्या टच, फील और स्मेल एक मैटर है? नहीं, ये फीलिंग्स हैं ह्यूमंस की, जिसका यूज़ करके हम मैटर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि सॉलिड कोई भी चीज़ है, उसको अगर मैं हाथ लगाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मैटर है। अब जैसे गैसेज हैं, गैसेज को हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर हम स्मेल करें, कुछ ऐसी गैसेज है जिसकी हम स्मेल करके हमें पता चल जाता है, जैसे गैस लीक हो रही है तो हमें पता चल जाता है गैस है। गैस को हम देख नहीं सकते लेकिन गैस एक मैटर है, क्योंकि वो भी स्पेस रखती है और उसका खुद का भी मास है। तो मैटर क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस, जिसका खुद का स्पेस हो या फिर वो मास रखता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है। फिर अपने पास आती है मैटर की क्लासिफिकेशन। मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं 2 बेसिस पे, उसकी 2 प्रॉपर्टी पे, 2 स्टेट पे, फिजिकल स्टेट पे और केमिकल स्टेट पे। फिजिकल स्टेट पे हमारे पास आता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं, यानी कि फिजिकल स्टेट को हमने ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के बेस पे हमने इसको डिवाइड किया है, यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन की है फिजिकल स्टेट की। और केमिकल स्टेट में हमारे पास होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस आ जाते हैं। ठीक है। अब केमिकल सब्सटेंसेस को भी फर्दर, यानी कि होमोजीनियस जो उसके हेट्रोजीनियस है उसको भी फर्दर आगे बांट दिया प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर्स के अंदर। ठीक है। प्योर सब्सटेंस हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। फिर कंपाउंड्स को भी फर्दर इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डिवाइड कर दिया। मिक्सचर हमारे पास होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर को भी फर्दर आगे डिवाइड कर दिया। तो इनकी भी हमें डेफिनेशन पढ़नी है। तो पहले हम आते हैं सॉलिड के ऊपर। सॉलिड, गैस, लिक्विड एंड गैसेज जो हम 9th क्लास में पढ़ के आए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा डीपली नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ये सिर्फ एक बेसिक चीज़ है जो आपको बताई जा रही है, क्योंकि हम केमिस्ट्री यहाँ से अपनी 11th क्लास के अंदर जो केमिस्ट्री उसको हम ब्रीफली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अपने पास है सॉलिड। सॉलिड क्या होता है कि कोई भी ऐसा मैटर जिसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ठीक है। मीन्स अगर मान लिया मैंने क्या किया, मेरे पास ईंट है, ईंट एक सॉलिड है, सॉलिड मैटर है, उसको अगर मैं एक रूम में रखती हूँ तो भी वो वही रेक्टेंगुलर शेप में होगी। अगर मैं उसको बाहर रखती हूँ, कहीं खुले मैदान में रखती हूँ तो भी उसकी वही शेप रहेगी, उतना ही उसका वॉल्यूम रहेगा। ठीक है। तो सॉलिड वो होता है जिसको कहीं भी ले जाओ उसकी शेप और वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता, उसकी शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होती है। जैसे मैंने ले लिया, आयरन ले ली, गोल्ड ले ली, शुगर ले ली, मेटल्स में कोई भी ले लेती हूँ, वो सारी किस्में आती है सॉलिड्स के अंदर आती है। अब अपने पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो फोम है, फोम, ठीक है, देखी होगी आपने, वो सॉलिड होती है, लिक्विड होती है। 9th क्लास का क्वेश्चन है ये, फिर भी यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ कि जो फोम है वो एक सॉलिड है, मैटर है, लेकिन हमने बोला कि उसकी शेप और वॉल्यूम में वो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन फोम की तो शेप चेंज हो जाती है। एक्चुअल में क्या होता है कि फोम के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, जब हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जो होल्स होते हैं उसके अंदर से एयर निकल जाती है और वो दब जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं, प्रेशर जो हमने उसके ऊपर अप्लाई किया है उसको हटा देते हैं, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। उसके अंदर जो होल्स होते हैं उसके अंदर दोबारा से एयर फिलअप हो जाती है। इस तरह से इसकी वजह से उसकी शेप चेंज हो गई।
अब उसकी शेप चेंज कब हुई? जब हमने उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया। जब तक हमने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं किया था उसकी शेप फिक्स थी, ठीक है। फिर अपने पास आता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड वो होता है जिसकी वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है लेकिन उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे पानी है, पानी को मैं एक बाउल में डालूंगी तो बाउल की शेप ले लेगा, ग्लास में डालती हूँ तो ग्लास की शेप ले लेगा, ठीक है। प्लेट में डालती हूँ प्लेट की शेप ले लेगा। तो जो जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है लेकिन उसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती। जैसे ऑयल हो गया, घी हो गया, मेरे पास मिल्क हो गया, वाटर हो गया, तो ये क्या है? एक लिक्विड है, ठीक है। अब अपने पास आता है गैसेस। क्या होती हैं गैसियस? जो स्टेट है वो क्या होती है? गैसेस वो होती हैं जिसकी ना तो वॉल्यूम फिक्स होती और ना ही जिसकी शेप फिक्स होती, ठीक है। उसको हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे ना वो उसी की शेप वॉल्यूम कंटेन कर लेता है। आपने जैसे सुना होगा हम घर के अंदर एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं, कभी देखा होगा कि मम्मी से सुना होगा कि अब की बार तो सिलेंडर 1 महीना भी नहीं चला, गैस सिलेंडर वो 1 महीना भी नहीं चला। इसका यही रीज़न है, ठीक है। गैसेस कम फिल हो जाती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो सिलेंडर के अंदर फिल हो रही है तो उसको उतना ही वॉल्यूम कंटेन करना है। अब अपने पास आता है कि होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में पढ़ना है। होमोजीनियस वो मटेरियल होता है, ए मटेरियल सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, जो एक ही फेज में कंसिस्ट करता है। जैसे कि वाटर हो गया, आयरन हो गया, सॉल्ट हो गया, एक ही फेज में कंटेन होंगे ये। और हमारे पास हेट्रोजीनियस वो होता है कि जो इज सेड टू बी मटेरियल सेड टू बी हेट्रोजीनियस, जो विच कंसिस्ट नंबर ऑफ फेसेस, जिसके नंबर ऑफ फेसेस होते हैं। जैसे कि आइस एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। मैंने पानी के अंदर आइस को डाल दिया, जैसे मैं आइस को पानी के अंदर डालूंगी तो आइस भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी फेस चेंज हो गई। सॉल्ट एंड सैंड है, दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूंगी तो सॉल्ट और सैंड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो साइज है उनके अंदर डिफरेंस है। आयरन एंड सल्फर है, दोनों अलग अलग है। आयरन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। दूसरी चीज़ क्या है कि आयरन को हम सेपरेट और सल्फर और आयरन को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है हेट्रोजीनियस, जो कि एक फेज के अंदर ना रह के नंबर ऑफ फेजेस में प्रेजेंट होता है। अब अपने पास आता है नेक्स्ट, एलिमेंट क्या होता है? केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट चीज़ है एलिमेंट। अपनी केमिस्ट्री के अंदर यानी कि अपनी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 114 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से अपने पास हम कुछ एलिमेंट्स तो अपने ऐसे हैं जो नेचुरली हमें मिलते हैं और मतलब 100 के करीब ऐसे हैं मेटल्स एलिमेंट्स हैं जो हम नेचुरली मिलते हैं, और बाकी जितने वो हमें मैन मेड है, ठीक है। उनको हम एज ए न्यूक्लियर की तरह यूज़ करते हैं। तो अपने पास आता है एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो होते हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रोकन नहीं कर सकते। ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस होती है विच कैन नॉट फर्दर ब्रोकन, जो आगे फर्दर नहीं टूट सकती। या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एज ए प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस, वो प्योर सब्सटेंस हैं दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो कि एक ही काइंड के पार्टिकल कंटेन करते हैं। जैसे अगर मैंने ऑक्सीजन बोल दिया, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिसको हम ओ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑक्सीजन को मैं चाहे रूम में रख लूँ या बाहर रख लूँ, ऑक्सीजन अगर मैं पढ़ रही हूँ एलिमेंट तो ऑक्सीजन ओ से ही रिप्रेजेंट होगा। इसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती कि ऑक्सीजन को मान लिया मैं नाइट्रोजन में तोड़ दूँ, ठीक है, फ्लोरीन में तोड़ दूँ, तो ये ऐसे फर्दर डिवाइड नहीं होता। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में ही रहेगा, एक ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको हम फर्दर ब्रोकन नहीं कर सकते। क्लियर? ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये जो पार्टिकल्स है वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ये सारे हमारे पास क्या आते हैं? एलिमेंट्स आते हैं। अब हमने एलिमेंट्स को 10th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है कि हमने एलिमेंट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एलिमेंट्स हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। मेटल्स वो होती हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है नेचर में, ठीक है, यानी कि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके खुद को स्टेबल कर लेती है। अगर ये डोनेट करेंगी तो इनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इसलिए हम मेटल्स को क्या बोलते हैं? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है मेटल्स, ठीक है। हार्ड होती हैं कुछ एक मेटल को छोड़ के, जैसे सोडियम पोटाशियम हो गई, ये सॉफ्ट होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स वो होती हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है नेचर के अंदर, यानी कि इनके पास
लेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स लेने की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप को स्टेबल करती हैं। एक्सेप्ट करना मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी तो उनके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए हम नॉन मेटल्स को क्या बोलते हैं कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्लियर। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। अब अपने पास आता है कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटलॉइड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के होते हैं, जो कंडीशन आने पर मेटल्स की तरह भी काम करते हैं और कंडीशन अगर नॉन मेटल्स की हो तो नॉन मेटल की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन एक क्या है, मेटलॉइड है। अब अपने पास ये तो मेटलॉइड था, अब अपने पास नेक्स्ट आता है कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे हम कि कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस, वो प्योर सब्सटेंस होते हैं कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। ठीक है, या तो वो 2 एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं या फिर वो 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं और आपस में कंबाइन हो जाते हैं एक फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास में, विच कैन बी डिकम्पोज, यानी कि अगर उनको फर्दर हम तोड़ेंगे तो वो उन्हीं एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो करेंगे जिस एलिमेंट से वो मिलकर बने हैं। क्लियर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे, फिर से बता देती हूँ कंपाउंड की डेफिनेशन एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं कि कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस, ये वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं विच कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, जो कंटेन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को। वो एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, आपस में कंबाइन होते हैं इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास, एक फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ मास के अंदर, एंड विच कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अगर उनको डिकम्पोज यानी कि तोड़ा भी जाए तो वो उन्हीं एलिमेंट्स के अंदर टूट जाते हैं जिस एलिमेंट से वो मिलकर बने हैं। और उनको हम तोड़ते हैं तो किससे तोड़ते हैं, सूटेबल केमिकल मेथड्स का यूज़ करके। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वाटर ले लिया H2O, वाटर का जो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होता है वो होता है 1:8। क्लियर, फिक्स्ड प्रोपोर्शन 1:8। अगर मैं 1:6 लूँ तो ये वाटर का नहीं है। अगर मेरे पास आ जाता है कि 1:8 बताओ किसको बनाता है, तो वो हमारे पास आता है सीधा वाटर। क्यों, हाइड्रोजन का यहाँ पे मैं मास ले रही हूँ, दोनों का फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में पढ़ रही हूँ तो मैं मास लूँगी। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन के कितने होंगे, 2। इनके अगर मास का रेशियो निकालें तो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि 1:8 में हमारे पास वाटर है, वो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं वाटर को तोड़ूँ, डिकम्पोज करूँ, तो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ के आए 10th क्लास का सम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो उसके अंदर हमने वाटर को तोड़ा था, डिकम्पोजिशन किया था वाटर को बाय इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा के, तो वो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ठीक है, तो टूटा भी किस में, उन्हीं एलिमेंट्स में डिकम्पोज हुआ ना जिस एलिमेंट से वो मिलकर बना है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। तो ये हमारे पास कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब कंपाउंड्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया और दूसरा हमने क्या ले लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हमें नेचर में प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली हमें मिलते हैं, और ये हाइड्रोकार्बन से ज़्यादातर मिलकर बने होते हैं, और इसके अंदर कुछ फॉरेन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, हैलाइड्स हो गए, और भी कुछ और हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें नेचुरली बनते हैं, नेचुरली हमें नेचर से प्रेजेंट मिलते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो ह्यूमन मेड होते हैं। ठीक है, जैसे यूरिया है, यूरिया नेचुरली पहले प्रेजेंट था, नेचर के अंदर पाया जाता है यूरिन के अंदर एज ए यूरिक फॉर्म में। ठीक है, लेकिन फेडरल एक साइंटिस्ट थे, वो लैब के अंदर कुछ बना रहे थे, तो अचानक एक्सीडेंटली उनसे यूरिया का फॉर्मेशन हो गया, तो बनाने के लिए उनको कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ी। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब्स के अंदर बनाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ वाइटल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। वो फोर्स अप्लाई करने के बाद, वो वाइटल फोर्स अप्लाई करने के बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर बना देते हैं। अब जो लैब के अंदर जो बना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो नेचुरली बना तो नहीं बना ना, ह्यूमन मेड बना है, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर, उसकी यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम स्टडी करेंगे जब अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, उसके अंदर एक टॉपिक आया हुआ है, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि उसमें तो हम ब्रीफली पढ़ेंगे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। फिर अपने पास आता है कि मिक्सचर क्या होते हैं। मिक्सचर ए मटेरियल कंटेनिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस, वो मटेरियल जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर बनते हैं इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में, उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। क्लियर, मिक्सचर अपने पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं इफ कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जो एक ही यूनिफॉर्म में होता है, और हेट्रोजीनियस वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन क्या होती है, यूनिफॉर्म
नहीं होती। क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे होमोजीनियस का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो होमोजीनियस का मैं एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने ले लिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन जो है वो एयर है, ठीक है। एयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस, क्योंकि इसके अंदर सारी क्या है मिक्सचर, मतलब एक ही कंपोजिशन में प्रेजेंट है, अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है। हेट्रोजीनियस में अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हेट्रोजीनियस का मेरे पास आता है, जैसे मैंने ले लिया कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आयरन इन सल्फर, ठीक है, कि आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर है दोनों का मैंने ले लिया, तो वो मेरे पास हेट्रोजीनियस है। वो अलग अलग फेस में उसको हम अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके जैसे मैंने मैग्नेटिक मेथड लिया उसका यूज़ करके हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं ईजिली। ठीक है।